हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद सिंह नौकरी घर के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्पेशली आपको जीएस में कई सेक्शन पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, 4 सेक्शन रहेंगे। मैं आज आपको हिस्ट्री और पॉलिटी का कॉमन चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर पेपर में लगभग पूछे जाते हैं। मैं आज आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा। भारत का संवैधानिक विकास, कैसे कैसे भारत का संविधान विकसित हुआ, उसकी प्रक्रिया कब से चालू हुई थी और कैसे चालू हुई थी। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले आपको बिना कुछ देरी किए कि वीडियो लंबा खींचे और मैं चालू करता हूं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। दरअसल ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया क्यों था, हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाके इसकी भूमिका समझते हैं। जब कंपनी भारत में शासन करने आई तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी की स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ होने लगी थी। कंपनी में लूट खसोट का दौर चालू हो गया था। उसके कर्मचारी भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए थे और जो कंपनी थी वो अपने जो पेशेवर उनके कर्मचारी थे उनको वेतन भी नहीं दे पा रही थी। उसने ब्रिटिश संसद से गुहार लगाई कि कृपया हमारी मदद की जाए। ब्रिटिश संसद ने शर्त रखते हुए और कंपनी के लिए कुछ शर्तें उनके वो सामने रखी और मदद के लिए एक जरिया पेश किया जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, दरअसल हुआ क्या क्या था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो एक संधि हुई थी। संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दे दिया गया था और उसी बक्सर के युद्ध में सबसे पहले द्वैध शासन की भी शुरुआत की गई थी। तो 1773 के एक्ट के तहत सबसे पहले द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे कैसे? एक एक्ट पढ़ेंगे और एक एक्ट पढ़ने के बाद उसके कुछ पॉइंट जानेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में हम उन पॉइंट को ऑप्शन के द्वारा क्लिक करके बिल्कुल सही आंसर निकाल सकें। इस प्रकार तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले जो बक्सर के युद्ध के द्वारा जो द्वैध शासन लगाया गया था उसको समाप्त किया गया। उसके अलावा क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर था उसका केवल एक नाम चेंज कर दिया गया। नाम कैसे? जैसे ये एक तरह से केवल दिखावा था। गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर था, उसको कह दिया गया कि आज से ये गवर्नर जनरल होगा। तो बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसके अलावा बंगाल में एक प्रशासक मंडल की नियुक्ति की गई जो उसके कार्यों को संपादित करेगा। अच्छा, ये जो भ्रष्टाचार का दौर चल रहा था इसीलिए इसमें एक और फैक्ट जोड़ा गया। वो क्या था कि कंपनी के कोई भी सैनिक कर्मचारी या असैनिक कर्मचारी कोई भी निजी व्यापार भी नहीं करेगा, ना ही किसी से दान और उपहार स्वीकार करेगा। तो इसके अंतर्गत ये एक और प्रावधान जोड़ा गया था। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि 24 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम दिया गया, सीओडी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये सीधे ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी या महाराजा थे उनके अंतर्गत सीधे ये काम करते थे। ये था 1773। अच्छा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग। इसके पश्चात एक फिर एक्ट आया जिसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अच्छा, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नया परिवर्तन नहीं किया गया। जो 1773 की कुछ कमियां रह गई थी उसको 1781 के द्वारा सुधार किया गया। इस तरह ये एक सुधारवादी कदम था और इसीलिए सेटलमेंट नाम दिया गया। इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो 1773 की कमियां थी उनको दूर कर दिया गया। तो 1773 के बाद 1781 का जो एक्ट आया उसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसमें क्या किया गया, 1773 में जो कुछ थोड़ा बहुत खामियां रह गई थी जिससे उनके कर्मचारी आके उसका लाभ उठा रहे थे, उसको कमी को दूर किया गया। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्तियों को इसके द्वारा निश्चित कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में टकराव ना हो। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा स्थापना सबसे पहले वहीं हुआ था, कलकत्ता में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था और एलिजा इम्पे इसके प्रथम चीफ जस्टिस बनाए गए थे। इसके द्वारा
जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो कार्य शक्ति में टकराव हो रहा था, तो उसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी अधिकार और दायित्वों को क्लियर कर दिया गया था कि कोई भी किसी भी प्रकार का सरकार से न्यायिक शक्तियों के मामले में कोई भी टकराव ना हो। इसके बाद तीसरे नंबर में आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था? अगर यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अगर यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्त कर ही दिए गए थे, तो यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया गया? और जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या रह गया? तो हो क्या रहा था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो क्राउन के अंदर काम कर रहे थे और वो सीधे ब्रिटिश संसद को उत्तरदायी थे, मतलब वो सीधे सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। और यहाँ पे क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये 6 सदस्यों का एक टीम बनाया गया था और ये सीधे सीधे किसके अंदर काम करता था? गवर्नर जनरल के अंदर काम करता था। जो बंगाल का गवर्नर था उसी के अंतर्गत ये सीधे सीधे काम करता था। एक प्रकार से प्रशासनिक सहयोग के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक टीम बनाई गई थी। उसके अलावा इसमें क्या किया गया? 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बंबई और मद्रास में जैसे बंगाल में एक प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, उसी तरह बंबई और मद्रास में भी प्रेसिडेंसी का निर्माण कर दिया गया। अच्छा, जब हम लोग इन एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इन एक्ट में कैसे हम लोग इसको समझें और कैसे एग्जाम में उस आंसर को सही बिल्कुल टिक मारे, इसका क्या फंडा होना चाहिए? दरअसल होता क्या है कि जब हम कोई रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, उसको अगर थ्योरी के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है कि दिमाग में काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि एक एक्ट तो है नहीं, कम से कम 10-12 एक्ट इनमें पढ़ने हैं। तो हम लोग एक एक्ट को पढ़ के उसकी मेन 4 बातें नोट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा लेते हैं कि आगे इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो तीसरे नंबर में क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का लाया गया, जिसके द्वारा 1781 और 1773 के जो एक्ट थे उनको और एक तरह से कारगर साबित करने के लिए उसको लाया गया। फिर उसके बाद क्या आता है? 1786 में एक्ट आता है। दरअसल ये एक्ट कार्नवालिस की जिद का परिणाम था, कार्नवालिस के महत्वाकांक्षा का परिणाम था कि 1786 का एक चार्टर एक्ट लाया गया। अच्छा, क्यों कार्नवालिस की महत्वाकांक्षा का परिणाम था? क्योंकि कार्नवालिस चाहता था कि उसको गवर्नर जनरल की तो शक्तियां प्राप्त ही हैं, पर उसको सेना का भी सेनापति, जो ब्रिटिश सेना थी उसका भी उसको प्रमुख बना दिया जाए, ये चाहता था कार्नवालिस। और इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा उसकी इन दोनों बातों को मान लिया गया। अर्थात अब 1786 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह साफ हो गया कि गवर्नर और गवर्नर जनरल ही सेना का भी प्रमुख होगा और देश के सत्ता का भी, जो ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश शासन यहाँ काम कर रहा था, उसका भी प्रमुख वही गवर्नर ही होगा। तो एक तरह से ये हो गया। फिर दूसरी एक उसकी महत्वाकांक्षा, दूसरा एक दूसरे बिंदु में भी उसकी महत्वाकांक्षा दिखती है। कैसे? उसको वीटो पावर दे दिया गया। अच्छा, वीटो पावर तो आप लोग समझते होंगे, मतलब नकारात्मक या निषेधात्मक अधिकार उसको प्राप्त दिया गया। अच्छा, निषेधात्मक अधिकार किसके लिए प्रदान किया गया? किस अथॉरिटी के ऊपर वो अपना वीटो इस्तेमाल कर सकता था? तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहले गठित किए गए थे, ये जो परिषद थी, इन्हीं के अगर ये कोई निर्णय ले, अगर इनके विपक्ष में अगर कोई भी गवर्नर जनरल है, तो उसको ये अधिकार प्राप्त था कि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विपरीत जाके अपने वीटो का प्रयोग करते हुए उस बात को खारिज कर दे। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम वीटो पावर कौन से एक्ट के द्वारा दिया गया, तो आंसर होगा 1786 का चार्टर एक्ट। अगला नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा किया क्या गया? 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार को और बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सदस्य थे उनका अब वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। ये ब्रिटिश सरकार की बहुत बड़ी चाल थी। अच्छा, क्यों चाल थी? वो कुल मिला के भारत से धन ही लूटना चाहते थे, किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण उनको किसी भी कीमत में भारत का धन सीधे ले जाके ब्रिटिश ले जाना था, वहां पे उद्योग धंधों में लगाना था, वहां निवेश करना था, उनका एक चरम लक्ष्य यही था। अगला एक और क्या काम किया गया? अगला काम क्या किया गया?
कलेक्टर को न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया गया। अच्छा, कलेक्टर का न्यायिक शक्ति से वंचित करने का मतलब क्या कि कलेक्टर जब प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ न्यायिक कार्य भी कर रहा था, जैसे अब नहीं करता है। अब क्या करता है कलेक्टर, केवल प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त रहता है। हालांकि कुछ उसको न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह, कुछ थोड़ा सा कुछ न्यायिक अधिकार होते हैं, लेकिन उस समय कलेक्टर को सभी प्रकार के न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया था। और ये काम का श्रेय किसको मिला? कॉर्नवालिस। क्यों? कॉर्नवालिस चाहता था कि अधिक अधिकार ही भ्रष्टाचार का जरिया होता है। जितने ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां होंगी, जितने ज्यादा अधिकार होंगे, उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार प्रशासन में होगा। इसलिए वो चाहता था कि हमारी न्यायिक और प्रशासनिक सेवाएं बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन रहें। इसलिए उसने न्यायिक शक्तियों को कलेक्टर के से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट 1813, अच्छा, ये जो एक्ट लगातार चल रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा जो सुधार था, मेजर सुधार था, वो था 1813 का एक्ट के द्वारा परिवर्तन। अच्छा, ये शुरुआत इसलिए भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये भारतीयों के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत भी दिया इसने, और शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक सुधार भी था। कैसे समझते हैं? इसमें भी 20 साल के लिए अंग्रेजों के अधिकारों को बाजार में कि वो व्यापार कर सके, उसके अधिकारों को बढ़ा दिया गया। 20 साल के लिए 1793 में बढ़ाया गया था, 20 साल के लिए 1793 में बढ़ाया गया था, और 20 साल के लिए 1813 में भी बढ़ाया गया। अच्छा, दूसरा एक जो 3 बहुत महत्वपूर्ण काम हुए इस एक्ट में, जो तीनों लगभग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या थे हम समझते हैं। दरअसल जो ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार था, उसको इसमें समाप्त करने की कोशिश की गई। कैसे? ब्रिटिश कंपनी, पहले क्या था कि ब्रिटिश कंपनी ही भारत से केवल व्यापार कर सकती है, इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी के अलावा ब्रिटेन की भी अन्य कंपनियां यहां नहीं आ सकती हैं, ऐसा था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन के किसी भी नागरिक को या किसी भी कंपनी को भारत के साथ या एशिया के साथ व्यापार करने की पूरी छूट दे दी गई। कैसे? अब इसमें एकाधिकार कंपनी का पूरी तरह से नहीं समाप्त हुआ। एग्जाम के लिए यही बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है कि एकाधिकार समाप्त तो किया गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसमें 2 अधिकार बचे रहे। कौन कौन से? चाय बेचने का अधिकार बचा रहा कंपनी के पास, कि कंपनी, ब्रिटिश कंपनी ही, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, केवल वही अभी चाय का व्यापार कर पाएगी। दूसरा एक और महत्वपूर्ण एकाधिकार बचा रहा, वो कौन सा था? चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार। तो 2 एकाधिकार अभी भी 1813 के एक्ट के बाद भी 2 एकाधिकार बचे रहे। कौन कौन से? चाय के साथ, चाय का व्यापार करना, और चीन के साथ व्यापार। दोनों बातें साथ में नहीं है, ये मत सोचिएगा कि चीन के साथ चाय का व्यापार, ऐसा नहीं है। चाय के व्यापार करने का एकाधिकार अलग प्राप्त था, और चीन के साथ किसी भी चीज का व्यापार करने का एकाधिकार अलग प्राप्त था। तो अभी तक इन 2 चीजों का एकाधिकार अभी तक कंपनी को प्राप्त था। अगर हम पूछा जाए अगर एग्जाम में कि ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई, तो होगा 1813। और अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश कंपनी के या ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्णता कब समाप्त कर दिया गया, तो 1813 इसका आंसर नहीं होगा। उसका आंसर अगला एक्ट था, कि अगले एक्ट के द्वारा उसको पूरी तरह से उसका एकाधिकार खारिज कर दिया गया। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि उसका एकाधिकार केवल यहां पे समाप्त करने की शुरुआत की गई थी। अगला इसमें एक महत्वपूर्ण काम क्या किया गया था? उसमें एक अगला महत्वपूर्ण काम था जो भारतीयों के लिए अच्छा काम साबित हुआ, कि ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश संसद, इसने स्वीकार किया कि अब भारत के लोगों के लिए शिक्षा, साहित्य और कला के लिए या विज्ञान की प्रगति के लिए 1 लाख सालाना वार्षिक तौर पे खर्च किया जाएगा। 1 लाख वार्षिक तौर पे खर्च किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण काम क्या था, जो भारतीयों के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए हानिकारक साबित हुआ? क्या था? ईसाई मिशनरियों का प्रवेश यहां पे पूरी तरह से
द्वार खोल दिए गए कि ब्रिटिश से खूब ईसाई मिशनरियां आए, खूब ईसाई के धर्म परिवर्तन वाले गुरु आए और भारतीयों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते रहे। कैसे कैसे एक्ट लाए गए थे, जैसे लैक्स लॉकी एक्ट, इसी का एक एग्जाम्पल था। कौन सा? लैक्स लोकी एक्ट। ये एक मैं एग्जाम्पल है बता रहा हूं। लैक्स लोकी एक्ट में क्या किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसको संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए छूट दे दी गई, अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई, अनेक प्रकार के भत्ते प्रदान किए जाएंगे। ऐसे लालच दे के यहाँ पे धर्मांतरण का कार्य ईसाई मिशनरियों ने चालू किया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1813 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आता है हमारा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या था? चार्टर एक्ट 1833 1813 के सुधारों का एक नया पायदान था। कैसे? इसमें क्या, एक बहुत ही जो पदवी धारण काम एक यहां पे हुआ था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक पदवी धारण काम हुआ था। क्या कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कह दिया गया, बस कह दिया गया। इसमें भी यही हुआ, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कह दिया गया। मतलब अब जो बंगाल का गवर्नर होगा वही भारत का ही गवर्नर होगा। अच्छा, इसमें हुआ क्या? प्रेसिडेंसी तो 3 बना दी गई थी, एक तो मद्रास थी, एक बंबई थी, और एक पहले ऑलरेडी अपनी बंगाल की प्रेसिडेंसी थी। तो ऐसा क्यों किया गया कि बंगाल के ही गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया, ना कि बंबई और मद्रास के? तो ये तो दरअसल भेदभाव हुआ। पर इसमें इसी को कहा जाता है कि इसी एक्ट के द्वारा शक्ति का केंद्रीकरण या प्रशासन का केंद्रीकरण की शुरुआत होती है, और विलियम बेंटिंग इसका प्रथम भारत का गवर्नर बनता है, भारत का गवर्नर जनरल बनता है। इसके अलावा क्या काम हुआ? इसके अलावा 20 साल के लिए एक अधिकार और बढ़ा दिया गया। अच्छा, एक अधिकार व्यापार करने का अधिकार 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अच्छा, ये जो 20 साल का अधिकार बढ़ाने का सिलसिला था, ये जारी तो 1793 के एक्ट के द्वारा हुआ था। 1793 में 20 साल के लिए छूट दी गई, फिर 1813 में 20 साल के लिए बढ़ाया गया, फिर 1833 में 20 साल के लिए बढ़ाया गया। तो इस तरह से अब कंपनी पर नियंत्रण लगातार ब्रिटिश संसद का बढ़ता चला जा रहा था, दबाव बढ़ता चला जा रहा था। क्रमिक रूप से ब्रिटिश संसद अब उस स्थिति में पहुंचने वाली थी कि जैसे कि धीरे धीरे वो ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लेगी। यही प्रक्रिया थी कि 20 साल के लिए उन्हें धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था। अब इसमें क्या हुआ? कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। यहां पे एक शब्द अगर हम लिख दें, पूर्णतः समाप्त हो गया। कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया इसके द्वारा। फिर और क्या हुआ? जातीय और नस्लीय भेदभाव रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए। जातीय और नस्लीय भेदभाव रोकने के लिए कानून बनाए गए। विधि आयोग का गठन किया गया, जो कि किसने नेतृत्व किया विधि आयोग का? लॉर्ड मैकाले। और प्रथम विधि आयोग इसी एक्ट के द्वारा पारित करके आखिरकार 1934 में प्रथम विधि आयोग का निर्माण किया गया। इसी के द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक लीगल कार्यवाही करने चालू की गई, जो कि 1843 में एलन बरो के कार्यकाल में दास प्रथा पर एक एक्ट आया और लगभग उसे समाप्त करने का श्रेय उसे ही दिया जाता है। हमारे आज इस पूरे डिस्कशन का सेकेंड लास्ट टॉपिक क्या है? 1853। 1853 में क्या है? 1853 में एक बहुत छोटी छोटी 2 बातें हुई। क्या हुई? कि 1853 के एक्ट के द्वारा ही प्रतियोगी परीक्षाएं, जो सिविल सेवा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनको चालू कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। उसके अलावा संसद, जो ब्रिटिश संसद थी, उसने क्लेरिफाई कर दिया था कि अब वो कंपनी को किसी भी समय अपने नियंत्रण में ले सकती है। ये उसने 1853 के एक्ट में बता दिया था। उसके बाद 1853 के एक्ट के बाद एक महत्वपूर्ण सुधार होता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम एक क्रांतिकारी सुधार था।
भारतीय संवैधानिक विकास का क्रांतिकारी सुधार के रूप में अगर किसी को कहेंगे तो उसमें 3 या 4 सुधार हम लोग शामिल करते हैं। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1813 और 1833 के एक्ट, और तीसरा 1858, और 2 लास्ट के और हम मान सकते हैं 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगता है। अच्छा, देखते हैं 1858 के एक्ट में हुआ क्या था। जो 1858 का भारतीय शासन अधिनियम आया उसमें, अच्छा वो लाया क्यों गया था, अगर हम इस पर चर्चा करते हैं पहले। अच्छा, क्यों लाया गया था, उसका रीजन ये था कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो इतना भयावह विद्रोह हुआ था, पूरे देश में क्रांति के तौर पे उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम पे जाना गया। उसको वीडी सावरकर एवं सेन, कई इतिहासकार उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मानते हैं, लेकिन नेतृत्व क्षमता और हथियारों की या कुछ गुटबंदियों की कमी के वजह से वो विद्रोह क्रांति या स्वतंत्रता का पूरा आयाम नहीं दे सका। लेकिन उस 1857 के विद्रोह ने पूरी ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया था, और जो डलहौजी और वेलेजिली की जो विस्तारवादी नीतियां थी उनको इस एक्ट के द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अच्छा, इसमें क्या कहा गया, अब देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल किए गए। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले क्या किया गया, जो कि ब्रिटिश संसद ने पहले ही आगाह किया था कि हम कंपनी को कभी भी अपने हाथों में ले सकते हैं, और आखिरकार उसने कंपनी को अपने हाथों में ले लिया। उसने कंपनी का शासन समाप्त करते हुए ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। कंपनी जो भारत में शासन चला रही थी उस पूरी तरह समाप्त हो गया, और भारत अब किसके कंट्रोल में आ गया, कंपनी से हटके चला गया ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में चला गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि यहां देखिए 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, और यहां 1773 के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पे एक भारत सचिव के नाम का एक पद निर्धारित किया गया, जिसका वेतन और भत्ता भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, जिसे होम चार्जेस कहा जाता था। अच्छा, ये भारतीय सचिव ये कौन होता था, भारत का होता था? नहीं, ये भारत का नहीं होता था, ये ब्रिटिश एक मंत्री होता था जिसको भारत का सचिव बनाया जाता था, यहाँ भेजा जाता था यहाँ के सभी मामलों को देखने के लिए, निपटारा करने के लिए। ये क्राउन के अंदर सीधे काम करता था, क्राउन के अंतर्गत या ब्रिटिश संसद के अंतर्गत। इसमें एक और महत्वपूर्ण सुधार क्या हुआ, इसमें एक महत्वपूर्ण सुधार क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो था, उस गवर्नर जनरल को वायसराय, उसको गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में जाना जाने लगा, उसको वायसराय के रूप में जाना जाने लगा। और प्रथम वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। 1858 का इस प्रकार से ये एक्ट समाप्त होता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ये इस तरह इस डिटेल से क्यों पढ़ाया। अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से क्लियरिफाई करके देख लिया है और समझ लिया है, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, अगर भारत के संवैधानिक विकास या इन एक्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत करके नहीं आइएगा। ये गारंटी है कि गलत नहीं होगा। बस इसको एक कथा कहानी के तौर पे नहीं पढ़ना है, किसी भी एक्ट के 2 या 4 पॉइंट दिमाग में बिठाने हैं, याद करने हैं, याद करके समझना है। अच्छा, रटना नहीं है, केवल समझना है कैसे कैसे इसकी प्रोसेस हुई। फिर जब मैं पढ़ाने की शुरुआत किया था मैंने, तो उस समय बोर्ड लगभग पूरा खाली था, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके और अपने कॉपी में एक नोट्स के तौर पे एक 2 पेज का बना सकते हैं, जिससे आप किसी भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन का बेनिफिट ले सकते हैं। धन्यवाद।